नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने नोटिस देकर सरकार हिला दिया। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस देश की राजनीति एक नई दिशा में जा रही है। इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन देर सही लेकिन नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को और चुनाव आयोग को। इस देश के नोटिस देने के अलावा स्टे लगाया जा सकता था उस कानून पर, जिस कानून के तहत चुनाव आयोग पर कोई केस नहीं चल सकता, जो कानून मोदी सरकार ने बनाए थे। यह तो तय है कि मोदी सरकार ने अपने फायदे के लिए बनाए थे और चुनाव आयोग से बहुत कुछ धांधलियां इस देश में करानी थी और लोकतंत्र को खत्म कराना था। एक तरह से तानाशाहियां लानी थी, तो चुनाव आयोग के द्वारा फायदा उठाना था मोदी सरकार को और अपनी सत्ता कायम करनी थी। इस नोटिस से यह तो जाहिर हो गया कि मोदी सरकार एक असंवैधानिक सरकार देश में चल रही है। यह एक संवैधानिक सरकार नहीं है। और दूसरा, इस नोटिस से यह भी साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक नहीं है और चुनाव आयोग में ताला मार देना चाहिए इस तरह से अगर चुनाव हो रहे हैं प्रक्रियाएं। क्योंकि जिस तरह से एसआईआर किया जा रहा है, करोड़ों लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है, यह लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है और दुर्जम दर्जा का नागरिक उसे बनाने के लिए विवश किया जा रहा है, पहली चीज। और दूसरा, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा कानून जिसकी चर्चा संसद में हुई नहीं, इतना महत्वपूर्ण कानून, और 146 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित करके इस सरकार ने यह कानून बनाया था कि चुनाव आयोग कार्यरत रहते हुए और रिटायर होने के बाद दोनों परिस्थितियों में उसके ऊपर कोई भी केस, किसी भी तरह का कोई केस न्यायपालिका के अंदर नहीं चलेगा, चाहे वह निचली अदालत हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। आप दर्शक इस कार्यक्रम को बड़ी ध्यान से समझिएगा। यह आपके लिए है और आप सबके अधिकारों की चर्चा है, पहली चीज। दूसरा, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा आप दर्शकों के सामने, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने हेडिंग में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने नोटिस देकर सरकार हिला दिया। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में। बड़ी ध्यान से इसे समझिए। उसके बाद हम लोग 3 तथ्यों पर चर्चा करेंगे इसके। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने नोटिस देकर सरकार हिला दिया, इसे मैं विश्लेषण इसी का कर रहा हूं। आप दर्शक पहले इसे बड़ी ध्यान से समझ लीजिए कि मोदी सरकार ने 2023 में, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले 2023 नवंबर महीने में जो पार्लियामेंट सेशन था, नवंबर महीने में 25 नवंबर से शुरू हुआ था और दिसंबर तक चला था। उस सेशन के दौरान एक कानून पास किया था मोदी सरकार ने। 146 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। इतिहास में पहली बार 146 सांसदों को निलंबित करके मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जो संविधान से परे था। संविधान जिस चीज की इजाजत नहीं देता किसी भी सरकार को, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया गया मोदी सरकार के द्वारा, यानी कि संविधान को दरकिनार कर दिया गया। वैसे ही जैसे वक्फ बोर्ड बिल संशोधन 2025 बनाया गया, वैसे ही इस बिल को पास किया गया बिना चर्चा का। इस बिल में मुख्य अंश जो था वह यह था कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी करेगा, कुछ भी कर दे, पूरे देश का वोट चोरी करके मोदी सरकार को दे दे या कुछ भी करे, आप कोई भी व्यक्ति, इस देश का नागरिक, उसके खिलाफ
अगर कोई केस मामला निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाता है तो कोई भी न्यायालय उस पर विचार नहीं करेगा और उस पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। यह कानून बनाया गया। इसी के तहत राजीव कुमार से 2024 लोकसभा चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव में, छत्तीसगढ़ चुनाव में, राजस्थान चुनाव में, गुजरात चुनाव में इसका फायदा भरपूर मोदी सरकार ने उठाया। उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे फायदे उठाए गए। 76 लोकसभा की सीटें धांधलेबाजी से जीती गई। एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने इस बात की पुष्टि की और 76 लोकसभा सीटों का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है कि वह जीते नहीं जिताए गए हैं। और इस बात की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने का वीडियो वायरल हुआ था कि मोदी जीते नहीं जिताए गए हैं, इससे भी होती है। अब यह कानून जो बन गया तो इससे राजीव कुमार जो ज्ञानेश कुमार के पहले थे उनका डर निकल गया कि हमें तो अब कुछ नहीं होगा और हम मोदी के लिए काम कर दे। चूंकि मोदी ने उन्हें नियुक्त किया था तो वह मोदी की सुन रहे थे, विपक्ष के नेताओं का नहीं सुन रहे थे। लेकिन कहते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। जब ज्ञानेश कुमार आए तो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त पहले बने, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयुक्त बनने से पहले वह गृह मंत्री अमित शाह के सचिवालय में वह सचिव थे। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। अब ऐसे में 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त, तीनों लोगों की नियुक्ति उसी कानून के आधार पर हुई। और दूसरा चीज, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर या चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के या इस देश के ईडी के डायरेक्टर या सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर के एक कानून बनाया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई नहीं होगा। जबकि डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने यह बात कही थी। उन्होंने यह बात कही थी कि यह एक ऐसा संवैधानिक पद है जो किसी सत्तारूढ़ दल का मोहताज न हो, ताकि सत्तारूढ़ दल अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। इसके लिए निष्पक्ष होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का चुना हुआ व्यक्ति वह नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। तो उन्होंने कहा एक कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। यह फैसला आने के बाद मोदी सरकार ड्राफ्ट लाती है, 146 सांसदों को निलंबित करती है और कानून ध्वनिमत से पास कर लेती है। क्योंकि सरकार भी उनकी, स्पीकर भी उनका, मंत्री भी उनका, सब कुछ उनका, विपक्ष रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा कानून बनाने से पहले विपक्ष से राय मशवरा भी नहीं, ड्राफ्ट भी नहीं दिया गया और चर्चा भी नहीं हुई, कानून पास कर दिया गया और पार्लियामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इस कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद राजीव कुमार रिटायर्ड हो गए और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त उसी कानून के तहत बना दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता था, उस कानून पर उस वक्त भी स्टे लगा सकता था। 14 तारीख का दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ा हुआ था और 19 तारीख को नियुक्ति होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डेट टाल देता है और उस नियुक्ति को होने देता है। यही सीजीआई, आज के सीजीआई सूर्यकांत ही उस वक्त थे जिनकी अदालत में वह केस था, लेकिन सूर्यकांत ने नहीं किया। लेकिन अब सीजीआई बन गए तो अब उस पर नोटिस जारी हुआ है चुनाव आयोग और मोदी सरकार को, और यह जवाब देना है। इस पर स्टे लगाने की मांग हो रही है। आम जनता की आवाज और सड़कों पर आने के बाद यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना पड़ा। इस नोटिस के पास सरकार हिली हुई है और चुनाव आयोग भी हिला हुआ है, वह संवैधानिक संस्थाएं भी हिली हुई है। क्यों कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि आज नहीं तो कल कभी भी तो सरकार बदलेगी और जिस दिन सरकार बदलेगी कार्रवाई होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और आप दर्शक जानते हैं कि केंद्र के अंदर 2 ही है जो सत्ता में आ सकते हैं, एक भाजपा और दूसरा कांग्रेस। भाजपा जो हिंदू मुस्लिम की
बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, और कांग्रेस जो लोकतंत्र और संविधान की बात करती है, जिसने लोकतंत्र को स्थापित किया है और संविधान को लागू किया है। लेकिन वही आज जो सत्ता में है वह हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढता है, और वह हिंदू मुस्लिम के अंदर आग भड़काता है। और अब तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिन्हें प्रधानमंत्री को सुरक्षा को लेकर के सही सलाह देना चाहिए, वह भी युवाओं को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका परिणाम कहीं बजरंग दल, तो कहीं विश्व हिंदू परिषद, तो कहीं फलाने, तो कहीं ढेकाने, कहीं तलवार बट रही है, कहीं डमरू बज रहा है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम सिर्फ डमरू बजाना रह गया। मैं सुनाता हूं ना आप दर्शकों को कहानी, बंदरिया वाला, जो मदारी आता है, बंदरिया लेकर के बंदरिया का नाच नचाता है, पढ़े लिखे लोगों से जेब से पैसा निकाल करके झोला उठा करके चल देता है। तो यही अब डमरू बजाना प्रधानमंत्री के पास रह गया। अभी तक डंका बजा रहे थे तो लंका लग गया, अब डमरू बजा रहे हैं, तो अब क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। बाकी चंद्रबाबू नायडू अब राहुल गांधी के संपर्क में आए हुए हैं, इस तरह की चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में थोड़ी सी चर्चा बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर ज्ञानेश को संकट में डाल दिया। इस पर जरा चर्चा बहुत जरूरी है, बड़े ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, ना समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद इस कार्यक्रम को एक बार रिमाइंड करके जरूर सुनिएगा, और अपने लोगों को इसे शेयर भी खूब कीजिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर ज्ञानेश कुमार को संकट में डाल दिया। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब ध्यान से समझिए, राहुल गांधी ने 3 प्रेजेंटेशन दिए हैं। कर्नाटक को लेकर 2 प्रेजेंटेशन, एक वोट चोरी और एक वोट काटने का, कांग्रेस के वोट को काटने का, स्पेशल कांग्रेस के वोट को काटने का 2 प्रेजेंटेशन दिए, और एक हरियाणा को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया जिसमें 25,44,000 फर्जी वोट पड़े, जिसकी वजह से भाजपा की सरकार बनी। अब संकट इसलिए ज्ञानेश कुमार को है कि राहुल गांधी ने जो कहा था, मैंने अभी आप दर्शकों के सामने जिक्र किया कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, और लोकतंत्र को खत्म करने में सरकार के साथ है, मैं वैसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा अगर जिस दिन सत्ता आ गई। अब ज्ञानेश कुमार का डर बढ़ रहा है इससे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जिस तरह से एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और बिहार चुनाव उनका पहला चुनाव था। याद कीजिए कि 2025 के फरवरी महीने में इंसेटिव रिवीजन हुआ था, उस वक्त राजीव कुमार थे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इंसेटिव रिवीजन जो हुआ कि 2024 लोकसभा चुनाव में वोट डालने के बाद और 2025 के बीच जितने लोगों की मौत हुई होगी उनके नाम कट गए थे, और इंसेटिव रिवीजन में एक प्योर मतदाता सूची देश के सामने आ गई थी। ऐसा क्या हुआ कि मात्र 4 से 6 महीने के बाद ज्ञानेश कुमार जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को एसआईआर की जरूरत पड़ी, स्पेशल इंसेटिव रिवीजन, जो कि संविधान सिर्फ इंसेटिव रिवीजन का अधिकार देता है। तो स्पेशल इंसेटिव रिवीजन क्यों, किसने आदेश दिया यह करने का? संविधान तो नहीं देता, कानून तो नहीं देता, तो चुनाव आयोग ने किससे मतगणना इसकी की, किससे बातचीत की? क्या विपक्ष को बुला करके बैठाया, बातचीत हुई? विपक्ष के साथ जो बातचीत चल रही थी चुनाव आयोग की, वह यह चल रही थी कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर देंगे, यानी कि सिंगल आधार कार्ड और सिंगल वोटर कार्ड, यानी कि आधार कार्ड दूसरा कोई नहीं बना सकता, एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड बनता है, क्योंकि हाथ के फिंगरप्रिंट सब कुछ उसमें होते हैं, दूसरा बनाएगा तो पकड़ा जाएगा। ऐसे में यह जो सुटेबल था कि इस देश के 99% लोगों के पास आधार कार्ड है, तो उसे कैंसिल करके स्पेशल इंसेटिव रिवीजन जो कराने की कोशिश चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने की, वह इसलिए की कि इससे फर्जी मत डाला जा सकता है और विपक्ष का वोट काटा जा सकता है, जिसका नमूना बिहार चुनाव था। 65 लाख लोगों के नाम कट गए, 55 लाख डुप्लीकेट वोटर हो गए। लेकिन हमारे देश के चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर 2016 में आया,
जिससे डुप्लीकेट वोटरों को हटाया जा सकता था दिल्ली में बैठ करके एक कमरे में। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने उस सॉफ्टवेयर को रद्दी टोकरी में डाल दिया और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कराया, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी का वोट कट जाता, डुप्लीकेट वोटर कट जाता और इस तरह से विपक्ष का वोट काट सकते थे और डुप्लीकेट वोटर अनलिमिटेड ऐड कर सकते थे, जो राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में भी दिया था। अब यह सारी चीजें एक सवालों के घेरे में है, क्योंकि जहां जहां स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी 90% वोट ला रही है, जबकि सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत के सूर गूंज रहे हैं। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है आप दर्शकों को जानना, क्योंकि चूंकि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यह आदेश आया था, इस बात की पुष्टि कई बार हुई है और सबूतों के आधार पर हुई है। चुनाव आयोग के ही अधिकारी ने डिसेंट नोट जारी किया था कि इस एसआईआर के पक्ष में हम नहीं है। पश्चिम बंगाल के एक चुनाव आयोग के अधिकारी एआरओ ने यह कहते हुए अपने त्याग पत्र में लिख करके त्याग पत्र दे दिया कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के जरिए अधिकारी मतदाता जो है, जो इस देश में वोट डालने का अधिकार रखता है, उसके नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं और यह मैं काम नहीं कर सकता, इसके लिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। यह चुनाव आयोग के अधिकारी ने किया। न्यायपालिका इस पर सुनवाई करता रहा और चुनाव आयोग इस पर काम करता गया और आज बिहार में सरकार बन गई है और 12 राज्यों में और भी हो गया है। अब चुनाव का दौर शुरू है। 2026 में 5 राज्यों का चुनाव है, 2027 में 6 राज्यों का चुनाव है। अब ऐसे सिचुएशन में उस एसआईआर पर अगर रोक लगता है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल नहीं किया है, तो क्या बिहार चुनाव को रद्द कर देगा, सरकार को वो कर देगा कि सरकार बर्खास्त कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह होने दिया जानबूझ करके, लेकिन एक ऐसे पचड़े में फंस गई कि संविधान के ऊपर जो इस देश के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई को नहीं जो मिलता, जिसके लिए कानून नहीं है, जो उस दायरे में नहीं है, उससे ऊपर दायरे में चुनाव आयोग कैसे आ गया कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट जब फंस गया है तो इसका नोटिस दिया है किसे? मोदी सरकार को, जो इसने कानून बनाया है, और चुनाव आयोग को, जो चुनाव करा रहा है, दोनों को। अब क्या जवाब आता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन संविधान का उल्लंघन है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के ऊपर नहीं जा सकता और देश की जनता इसे देख रही है। नंबर 2, मोदी सरकार का बनाया कानून रद्द हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट लगाएगा रोक। यह जो कहा जा रहा है कि रोक लग जाएगा इस पर, अगर सरकार क्या देती है उसका जवाब और चुनाव आयोग क्या जवाब देता है इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन सरकार के पास संवैधानिक तौर पर जवाब देने के लिए कोई ऐसा ठोस चीज नहीं है जिससे वह दिया जाए कि हां, यह संविधान का यह अनुच्छेद हमें इजाजत देता है कि हम ऐसा कानून बना सकते। नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, संसद नहीं बना सकता, क्योंकि संसद संविधान से चलता है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन इस कानून को बना करके किया गया है, यानी कि हर हाल में लगना है। और अगर सीजीआई सूर्यकांत ने पक्षपात करते हुए इसे टाल मटोल किया तो दूसरा जो सीजीआई आएगा, इसके बाद नागरत्ना आने वाली है, उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहने वाला है, 1.5 से 2 महीने का कार्यकाल रहेगा, वह सुनवाई कर सकती है। अगर वह भी नहीं की तो दूसरी सरकार बदली तो 7 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर सकती है। 5 जजों के ऊपर 7 जज होता है तो, लेकिन इस पर संवैधानिक तौर पर इस पर रोक लगेगी और कार्रवाई होगी, यानी कि बचने वाला कोई नहीं है। इस बात से मोदी सरकार भी और चुनाव आयोग भी अब संकट में आ गया है। दूसरी तरफ राजीव कुमार, ज्ञानेश दोनों के खिलाफ होगी कार्रवाई। इस कानून पर रोक लग गया तो जो राजीव कुमार चले गए हैं बड़े मियां और जो छोटे मियां ज्ञानेश कुमार हैं, दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी। राहुल की बात सच हो जाएगी, जेल जाना पड़ जाएगा इन लोगों को। तीसरा, चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में लगातार क्या कुछ चल रहा है, जरा सा इस पर थोड़ी सी चर्चा बहुत जरूरी है।
चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ थे। उन्होंने जाकर के एक नोटिस भी दिया और चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी। नरेंद्र मोदी सरकार के इसमें उन्होंने कोई भी समर्थन नहीं किया, साफ कहा कि हम इस एसआईआर के खिलाफ है। जब राहुल गांधी प्रेजेंटेशन दे रहे थे और चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल रही थी, अब तो पूरे देश में एक चिंगारी सी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ भड़का दी है और देश की जनता भी देख रही है कि यह सीधी सीधी वोटों पर डकैती है। अब तो लोगों के यह नागरिकता पूछ रहा है, जबकि संविधान इसे नागरिकता का हक नहीं देता। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा आप दर्शकों को, सुप्रीम कोर्ट यह जानते हुए भी कि चुनाव आयोग मतदाताओं से नागरिकता पूछ रहा है, तभी भी रोक नहीं लगाए जा रहे एसआईआर पर, जबकि संविधान देश के नागरिकता को प्रभावित करने के लिए या पूछने के लिए सिर्फ गृह मंत्रालय के पास उसके पावर है, अधिकार है। तो चुनाव आयोग किस बल पर नागरिकता पूछ रहा है? चुनाव आयोग एसआईआर नहीं एनआरसी करा रहा है, यह बात ध्यान में रखिए आप दर्शक। एनआरसी जो आसाम में कराया गया था और आग का भेंट चढ़ने लगा था, बैकफुट पर आ गई थी सरकार, उसे वापस ली थी, वह एनआरसी एसआईआर के रूप में चुनाव आयोग से कराया जा रहा है। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू की मैं बात कर रहा था। चंद्रबाबू नायडू एसआईआर के खिलाफ थे, राहुल गांधी के संपर्क में पहले भी थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पे कहा था। वाईएसआर के एक्स हैंडल पर भी जाके देख सकते हैं आप लोग, यूट्यूब पे देख सकते हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के, वह सारी चीजें मिल जाएंगी। अब रेवंत रेड्डी के जरिए संपर्क में थे। अब लेकिन कांग्रेस की तरफ से, कल के भी कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था, कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया है कि भाई जो भी व्यवस्था बदलना चाहता है वह साथ आ जाए और हमारा सपोर्ट ले ले, 172 के आंकड़े को जुटा ले, 100 सीटें कांग्रेस के पास है, हम समर्थन बिना किसी शर्त के दे देंगे, व्यवस्था बदले, लोकतंत्र स्थापित करे और संविधानिक तौर पर सरकार चलाए। और चंद्रबाबू नायडू के पास एक सुनहरा मौका प्रधानमंत्री बनने का है। आने वाले दिन में इस पर बहुत चर्चा का विषय होने वाला है। जय के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए।